हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। देख आयुष, तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। घर की ज़रूरत तुझे भी है और मुझे भी। फिर इस कीमत पर तुझे कहीं भी इतनी सहूलियत कभी नहीं मिलेगी। वे मेरे सामने बैठा मूंगफली खाते हुए कह रहा था। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की कहाँ से लाएंगे। मैं भी मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। तो वे कहने लगा, मैं देख चुका हूँ। मैंने कहा, किसे देख चुके हो? क्या पागल वागल हो गए हो? क्या देखो? मैं किसी अजनबी लड़की के साथ एक घर में कभी नहीं रहूँगा। ऐसा करो, तुम शादी कर लो। वैसे भी तुम्हारा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मेरी बात सुनकर यश ने मुझे कहा, तुझे क्या लगता है मैं शादी करके तुझे कबाब की हड्डी की तरह अपने साथ रखूँगा? जी नहीं, मैं सब कुछ नहीं करने वाला। मैंने कहा, तो मैं कहाँ से लाऊं बीवी? क्या पागल हो गए हो? या ना नौकरी मिल रही है और ना ही रिहाइशें, और इन हालात में मुझे तो कोई भी लड़की देने से रहा। वे कहने लगा, मेरे साथ चलो, लड़की मैं ढूंढ चुका हूँ। मैंने कहा, कौन है बेवकूफ़ जो बिना निकाह के हम दोनों आवाराओं के साथ रहेगी? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि वे तुम मुझ पर छोड़ दो और बस तू हामी भर और एडवांस रकम का इंतज़ाम कर ले। मैंने कहा, ये तो मैं एक हफ्ते में कर लूँगा। घर में आज ही देख कर आया हूँ, मुझे पसंद भी आ गया था। ऊपर का पोर्शन था, लेकिन सीढ़ियाँ मकान मालिक के घर के सहन से ही ऊपर जाती थी। 2 कमरे थे, किचन भी था, काफ़ी हवादार भी था। सबसे बड़ी बात कि किराया सिर्फ 10,000 था। मसला बस ये था कि वे नौजवान 2 लड़कों को किराए पर घर देने के लिए तैयार नहीं था। अंकल काफ़ी गुस्से वाले थे, इसलिए वे अजीब अंदाज में कह चुके थे और हम दोनों ही परेशान हाल में इस छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। यश से मेरी मुलाकात इस कमरे में हुई थी। ये 2 कमरे का मकान था जहां हम रहते थे, लेकिन मकान मालिक अपने बेटे की शादी करना चाहता था, इसलिए हमें कह चुका था कि इस महीने घर खाली कर देना। हम दोनों ही नौकरी करते थे और तनख्वाह इतनी ज़्यादा ना थी कि अलग अलग घर में रहने की अय्याशी बर्दाश्त कर सकते। यहाँ पर हम 3 लड़के एक साथ रहते थे, लेकिन मकान मालिक को एतराज़ नहीं था। मैं पिछले 15 दिन से घर ही ढूंढ रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसी बात पर एतराज़ था कि वे कुंवारे लड़कों को अपने घर में नहीं रख सकेंगे। मैं शुरू से ही लड़कियों से कुछ ज़्यादा कतराता था। मैं लड़कियों से दूर भागने वाला लड़का था। पता नहीं अब यश ने किसी लड़की को तैयार किया था। कितना अजीब लग रहा था, एक लड़की को हम 2 लड़कों अपने घर में रखेंगे, और वे भी बिना किसी रिश्ते के। अगर मजबूर ना होता तो यकीनन कभी भी यश की बात ना मानता। मुझे ये भी नहीं पता था कि वे क्या इंतज़ाम कर रहा है और कौन सी लड़की ये सब करने पर तैयार है। बहरहाल 1 हफ्ते में मैं एडवांस के पैसे जमा कर चुका था। कुछ मैंने अपने ऑफिस से एडवांस लिए थे, तनख्वाह में कटा दूंगा, और कुछ अपने साथ वाले से उधार लिए थे। रात को खाना खाने के बाद मैंने यश को जब ये बताया कि पैसों का इंतज़ाम कर चुका हूँ, तो उसने मुझे एक शॉपिंग बैग दिया और कहने लगा, ये पहन ले और चल, आज फाइनल बात करके आएंगे। मैंने कहा, ये क्या है? तो कहने लगा, देख ले, समझ आ जाएगा तुझे भी। जैसे ही मैंने शॉपिंग बैग के अंदर देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वे एक जनाना जोड़ा था। मैंने वे शॉपिंग बैग एक तरफ फेंका और फिर मैंने कहा, यश के बच्चे, ये क्या है? तो वह कहने लगा, लड़की का इंतज़ाम। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। तो वह कहने लगा, अबे यार, तेरा ये हुस्न किस काम आएगा? ये गोरी रंगत, ये बड़ी बड़ी आँखें, कसम से अगर तू ये पहन ले और थोड़ी सी लेपा पोती कर ले, कोई नहीं कह सकता कि तू लड़का है। उसके मुंह से अपने बारे में इस किस्म की बातें सुनकर मैं एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके कमर पर रसीद किया। मैंने कहा, ये सब तुम क्यों नहीं कर लेते? तो वे कहने लगा, मेरी शक्ल ही लड़कों वाली है। ये देख कितना मोटा नाक है और ऊपर से पक्की रंगत। इस पर मेरी शेव भी बहुत जल्दी आ जाती है। तू तो वैसे भी चिकना है। शायद मेरी सफ़ेद रंगत को देखकर उसे ये लग रहा था कि मैं ये सब कर लूँगा। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं करना और मैं अपना इंतज़ाम कहीं भी कर लूँगा। मेरी बात सुनकर वे कहने लगा, देख यार, वे कौन सा रोज़ रोज़ हमारे घर आएंगे। बस तुम्हें कभी कभी थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। देख, तेरे दाढ़ी वैसे भी जल्दी नहीं आती, और आ भी जाए तो तब भी पता नहीं चलता।
और तेरे बाजू पर मेरी तरह बालों की घास भी उगी नहीं है। फिर उस शॉपिंग बैग से उसने मुझे वैक्स निकाल कर दी। कहने लगा एक बार कर लेना तो पक्का 1 महीने बाल नहीं आएंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। देख, इनकार मत कर, इससे अच्छा घर हमें और कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो परेशान रह गया था, क्या करूं और क्या ना करूं। ये बात बिल्कुल सच थी कि आज मेरे चेहरे पर दाढ़ी बहुत देर से आई थी। मेरे जिस्म पर भी दूसरे मर्दों की तरह बहुत ज़्यादा बाल नहीं आते थे, लेकिन फिर भी एक लड़की बनना कुछ अजीब सी बात थी। यश कहने लगा, देख वक्त नहीं है हमारे पास, 1 महीना रह लेते हैं, तब तक हम कोई और घर ढूंढ लेंगे। उस घर का मकान मालिक का तो बस चले तो हमें कल ही घर से बाहर कर देगा, फिर कहाँ जाएगी, खुद सोच। यश की बात ठीक थी। मैंने एक गहरी सांस ली। फिर वे जनाना जोड़ा देखा, साथ में विग भी थी। बहरहाल मजबूरन मैंने वे जोड़ा पहन लिया और विग भी लगा ली और हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लिया था और इस पर एक बड़ी सी चादर भी पहन ली थी। लेकिन मैं लड़की कम और औरत ज़्यादा लग रहा था। एक बार मैंने अपने आप को शीशे में गौर से देखा। यश भी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, तुम तो पहचान ही नहीं जा रहे हो, एकदम लड़की लग रहे हो। मैंने उसे गुस्से से देखा। मैंने कहा, लड़की कम लग रहा हूँ यार, आंटी लग रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही ध्यान से देखा तो यश कहने लगा, यार तुम मेरी माँ बन सकते हो। ये सुनकर मैं उसे गुस्से से घूर कर देखा तो मैंने कहा, देख मेरी बात सुन, माँ का कोई सीन नहीं है। यश हंसने लगा और कहने लगा, देखो इस तरह से इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। मैंने कहा, अपनी काली शक्ल देखी है तुमने, मैं कहाँ से तुम्हारी माँ लगता हूँ। वो कहने लगा, बीवी भी नहीं बना सकता। मैंने कहा, ऐसा करो कि तुम कहो कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ और गैर शादीशुदा हूँ। ये सुनकर यश कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, हाँ यार ये ठीक रहेगा, लेकिन जिस तरह से मैं चलकर बाहर गेट तक आया था। यश कहने लगा, यार अपनी चाल तो कुछ औरतों वाली कर ली, वरना पकड़े जाओगे। मैंने कहा कि क्या मतलब, अब और कैसे चलूँ, देखो मुझसे चलना ऐसे ही आता है। वे कहने लगा कि सारा भांडा फूट जाएगा, समझा करो, ज़रा नाजुक तरीके से चलो। मैंने कहा, अब ये नज़ाकत से चलना क्या होता है, देखो मुझे ये सब कुछ नहीं आता, वैसे भी मैं जिम करता हूँ, इसलिए औरतों की तरह चलना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर भी यश ने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी। मैं बड़ी उलझन का शिकार था। जब हम मकान मालिक के घर पहुँचे तो सर पर मैंने दुपट्टा पहन रखा था, मेकअप भी किया हुआ था और आंखों में मोटा मोटा सा काजल भी और अपने मुंह पर एक मोटा सा काला तिल भी लगाए रखा था। जब यश के साथ मैं मकान मालिक के रूम में बैठा तो सर से पैर तक उस शख्स ने मुझे देखा था और मुझे लगा बस अब मेरी चोरी पकड़ी गई, लेकिन जूते खाकर ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वे कहने लगे, बेटा ये कौन है तुम्हारी? यश कहने लगा, ये मेरी और आयुष की बुआ है। अंकल, हमारे माँ बाप तो है नहीं, इसलिए हमारी बुआ ने हमें ही पाल पोस कर बड़ा किया है। और मकान मालिक कहने लगा, और उनके पति और बच्चे कहाँ हैं? तो यश कहने लगा कि ये बिल्कुल गैर शादीशुदा है, हमारे खातिर हमारी बुआ ने कुर्बानियाँ दी है, यहाँ तक कि शादी तक नहीं की। ये सुनकर मकान मालिक ने बड़ी हमदर्दी से मुझे देखा था। मैं भी चेहरे पर परेशानी दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। दुपट्टे को कोने से अपनी आंखों की किनारों से हल्का हल्का सा साफ किया, जैसे कि बाकी मैं बहुत ही बड़ी दुखी औरत हूँ। मकान मालिक ने फ़ौरन से चाबी थमा दी और कहने लगा, मेरा ऊपर का पोर्शन बिल्कुल सही है, आप लोगों को सिर्फ अपना कपड़े ही लाने पड़ेंगे। ये सुनकर हम और भी मुतमईन हो गए थे। सामान की झंझट से भी जान छुटी थी। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वे कहने लगा, कोई बात नहीं मोहतरमा, आप उसे अपना ही घर समझिएगा। मैंने कहा, जी जी ज़रूर। फिर कहने लगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर मैं परेशान हो गया कि नाम क्या बताऊँ। यश तो मैंने और सोचा ही नहीं था। जब यश की अकल ने और वक्त पर काम दिखाया, कहने लगा, मेरी बुआ का नाम रिया है। मकान मालिक कहने लगा, बहुत ही खूबसूरत नाम है। और फिर कहने लगा, वे तुम्हारा दूसरा भाई नहीं आया? यश कहने लगा, वे जॉब पर है, रात को ही आता है।
बहरहाल घर की चाबी मिल चुकी थी। अगले ही रोज़ अपना सारा सामान लिए हम लोग शिफ्ट हो चुके थे। औरत बनने का फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि सारा सामान यश ने ही ऊपर चढ़ाया था। मैं तो बस अपनी कमर लचकते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाकर कमरे में बैठ गया। जैसे ही उसने सारी अटैची ऊपर चढ़ाई तो मुझे गुस्से से देखने लगा और फिर कहने लगा, हरामखोर कहीं के, ये नहीं कि हाथ ही बटा दूँ। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। काम तो बेटा अब तुम्हें करना पड़ेगा, आखिर मुझे भी तो औरत बनने का कोई फ़ायदा हो। ये कहते हुए मैंने अपनी दोनों टांगें सामने टेबल पर रखी और एक अंगड़ाई लेने लगा। इससे पहले कि मैं दिल खोल कर अंगड़ाई लेता, सामने एक लड़की हाथ में ट्रे लेकर खड़ी हुई थी। उसे देखकर तो मेरी आने वाली अंगड़ाई फ़ौरन से रुक गई थी। मैं फ़ौरन से सीधा होकर बैठ गया। यश अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपनी कमर सीधी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि काफ़ी वज़नी बैग वो उठाकर लाया था। जब मुझे सीधी तरह बैठा देखा तो कहने लगा, तुझे क्या हो गया है? मैंने फ़ौरन औरतों वाली आवाज़ निकाल कर कहा, तमीज़ से बात करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी सहेली नहीं हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर और मेरी नज़रों की तरह देखते हुए जैसे ही वे पीछे पलट कर देखा तो फ़ौरन से सीधा हो गया। वे लड़की हम दोनों को बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। वे काफ़ी खूबसूरत थी और कहने लगी, मेरे पापा ने आप लोगों के लिए खाना भिजवाया है। ट्रे में बाउल रखा हुआ था और साथ में प्लेट भी और रोटियां भी मौजूद थी। मैंने कहा, हाँ बेटा, आओ इधर आ जाओ, मेरे पास आकर बैठो। वे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए टेबल के पास आए और खाना रखा और सोफ़े पर मेरे पास ज़रा फासले पर बैठ गई। मैंने कहा, तुम शराफत साहब की क्या लगती हो? तो वो कहने लगी, मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने कहा, अच्छा अच्छा, बड़ी प्यारी बच्ची हो, तुम्हारी मम्मी भी आ जाती। वे कहने लगी कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने मौका गंवाए बगैर अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। यूँ लग रहा था जैसे मखमल पर हाथ फेरा हो। उसके गाल नरम और मुलायम थे। कुछ देर तो मैं उसके चेहरे को ही देखता रह गया। उसके बालों की लट उसके चेहरे पर झूल रही थी। वे कहने लगी, आंटी आप बहुत अच्छी है। उसने अपने दोनों हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा दिल किसी और के लिए धड़कने लगा था। यश आंखें खोल के हम दोनों को ही देख रहा था। फिर जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, बुआ खाना गरम कर दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ उसी लड़की के हाथ से पीछे किया था और मुझे किचन में जाने का इशारा करने लगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से, देख नहीं रहे बच्ची रो रही है, 1 साल पहले उसकी माँ की डेथ हुई है। वे कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं आंटी, आप लोग खाना खाएं, खाना वैसे भी गर्म है। मैं अब नीचे चलती हूँ, किसी और की चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा, जी क्यों नहीं। जैसे ही वे खड़ी हुई मैं फिर खड़ा हो गया, फिर उसको अपने कंधे के साथ लगाया था। मैंने कहा, तुम समझो कि मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ। यश और आयुष को भी मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। यश मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जैसे अभी ही मुझे चीर फाड़ कर देगा। वे लड़की अपने आंसू साफ करते हुए नीचे चली गई। जैसे ही वे नीचे गए, यश मेरे पास आ गया और कहने लगा, उल्लू के पट्टे, तुम्हें मैंने इसलिए अपनी बुआ नहीं बनाया कि तू लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर अपनी हरकतें पूरी करता रहे। मैंने कहा, तमीज़ से बात कर भतीजे, अगर ऊपर वाले ने मुझे ऐसा कोई हसीन मौका दे दिया है तो तुम क्यों जल रहे हो? मेरी बात सुनकर यश कहने लगा, देख बुआ, लड़की से ज़रा दूर रहो, और वे भी मकान मालिक की लड़की से। अगर तुम्हारा भांडा फूट गया तो जूते पड़ेंगे, और याद रखना मैं तुम्हारे साथ जूते नहीं खाऊंगा। मैंने कहा, बेफिक्र रहो, नहीं पड़ेंगे तुम्हें जूते। लड़की थी या कोई परी, मेरी तो आंखें उसके चेहरे से हट भी नहीं रही थी। रात को मैंने अपने जनाने कपड़े उतारे और आराम से बेड पर लेट गया। आंखें बंद की तो उस हसीन परी के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ गया था। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मासूम थी। चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में उसके ख्वाब से सजने लगे थे, लेकिन उसे खुश तो मुझे एक लड़का बन के ही करना था।
सुबह सुबह मैं तैयार होकर जब ऑफिस जाने लगा तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर सामने देखा, वे ट्रे लेकर ही खड़ी थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई थी। वे कहने लगी कि वे आपकी बुआ घर पर है। अब मैं क्या जवाब देता कि मैं ही बुआ हूँ। मैंने कहा नहीं, वे इस वक्त सो रही है, रात को नींद की दवा खाकर सोती है, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। आप ये मुझे दे दीजिए। उसने ट्रे मुझे दरवाजे पर ही दे दी और नीचे चली गई। तब तक यश भी तैयार होकर आ चुका था। मेरे हाथ में नाश्ते की ट्रे और चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो कहने लगा, कोई आया था? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं, मुझे लगता है कि वे लड़की आई थी। उसने मेरे हाथ से ट्रे पकड़ते हुए कहा। मैंने कहा हाँ यार, वही आई थी। यह लड़की है, कितनी खूबसूरत होती है और कितनी मुकम्मल होती है। अब उस लड़की को ही देखो, क्या रंगत है, क्या रूप है और क्या खूबसूरती है। वह कहने लगा और क्या उसका बाप। ये कहते हुए उसने मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब कर दिया था, क्योंकि उसका बाप काफ़ी सख्त मिजाज किस्म का था। वे ऊपर शायद इसलिए आई थी क्योंकि उसके बाप को लगता था कि ऊपर एक खातून भी रहती है। बहरहाल उसके हाथ का नाश्ता करके हम दोनों अपने ऑफिस जा चुके थे, लेकिन पूरा दिन मेरी आंखों के सामने उस परी का ही चेहरा घूमता रहा था। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो बहुत सारे फल लेकर पहुंचा था। यश ने जब मेरे हाथ में फल देखे तो कहने लगा, यार आज तो सूरज कहाँ से निकला था। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने सारे फल लॉन्च पे रखे और टेबल पर रखे तो वह कहने लगा, तुम जैसे कंजूस मक्खी चूस और इतना सारे फल लेकर आओ। जैसे ही उसने बैग पकड़ने की कोशिश की तो मैं थप्पड़ से उसके हाथ में मारा। उसने अपना हाथ फ़ौरन से पीछे किया। मैंने कहा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मैं अंकल के लिए लाया हूँ। कहने लगा कि क्या मतलब, तू मेरे लिए नहीं लाया। मैंने कहा अगर तुम ये खा भी लोगे तो तुम्हारी शक्ल काली ही रहेगी, रंग गोरा नहीं हो जाएगा तुम्हारा। छोड़ो इसे, ये सब मैं मकान मालिक के लिए लाया हूँ। ये सुनकर वे कहने लगा, मैं समझ गया हूँ, तू उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो। मैंने कहा जी हाँ, उस लड़की को मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वे कहने लगा, याद रख, सच कभी भी छुपता नहीं है और तू जो खेल खेलना चाह रहा है, अगर उसका भांडा उसके बाप के सामने फूट गया या उस लड़की को हकीकत पता चल गई तो तू जानता है ना क्या हो सकता है। मैंने कहा वे इश्क ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। मजनू ने भी तो पत्थर खाए थे, फरहान ने भी तो दूध की नहर निकली थी अपनी शायरी के लिए, और रांझा ने भी तो हीर के लिए बांसुरी बजाई थी। मैं भी उस लड़की के खड़ूस बाप का दिल जीत ही लूँगा। मैं वैसे भी अब इरादा कर चुका था। मैंने एक ट्रे निकाली, उसमें फल सजा लिए और फिर कमरे में चला गया। बुआ वाले हुलिये में मैं कमरे से बाहर आया था और इस बार तो मैं गुलाबी रंग की लिपस्टिक भी लगाई थी और आँखों में मोटा मोटा काजल भी लगाया था। सज संवर कर मैं फल वाली ट्रे उठाकर नीचे की तरफ चल पड़ा। यश कहने लगा, जूते खाओगे किसी दिन। मैंने कहा मुंह बंद करो भतीजे। जैसे ही मैं नीचे उतरा और अपने गले को खासकर अपनी औरतों वाली आवाज़ निकालने के लिए खुद को तैयार किया और फिर जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा अंकल ने खोला था। लेकिन मुसीबत मुझ पर इस वक्त टूटी थी। मुझे नहीं पता था कि उनके दरवाजे के अंदर जाने के लिए अपने पाँव थोड़े ऊंचे करने पड़ते हैं, क्योंकि दरवाजे की दहलीज पर लकड़ी की पट्टी लगी हुई थी जो मैंने जल्दबाजी में देखी नहीं थी, क्योंकि मेरी नज़रें सिर्फ उसके परी को देखने के लिए बेताब थी। मेरी नज़रें घर के अंदर थी, इसलिए नीचे नहीं देख पाया। जैसे ही जल्दबाजी में अंदर कदम रखने लगा तो मैं अटक कर गिरने लगा था कि जब अंकल ने मुझे बड़े आराम से थाम लिया। सारे फल और ट्रे नीचे गिर चुके थे और मैं अंकल की बाहों में था। उन्होंने भी मुझे बड़ा मजबूत से थाम रखा था। वे मेरी आंखों में आंखें डाले देख रहे थे और मेरा दिल बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। मैं जल्दी से खुद को संभाला और खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी वही लड़की मुंह और आंखें फाड़ के मुझे देख रही थी। जल्दी से संभाल कर मैं खड़ा हो गया। अंकल कहने लगे, आपको कहीं चोट तो नहीं आई रिया। मैंने कहा, मैं आपको अब क्या बताऊं कि चोट कहाँ कहाँ आई है और कहाँ लगी है,
ये बात तो मैं अंकल की बेटी की तरफ देखते हुए कह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिल भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं इसलिए मैंने बड़ी नज़ाकत दिखाई थी। वे कहने लगे, कोई बात नहीं, मैंने आपको संभाल तो लिया था। फिर वे नीचे से गिरे हुए फल को उठाने लगी। मैं सामने सोफे पर बैठ गई। वे लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, आंटी आपको चोट तो नहीं आई? तो अंकल कहने लगे, बेटा कैसे आ सकती थी, मैंने उन्हें संभाल लिया था। फिर कहने लगे, जाओ अपनी आंटी के लिए चाय बना कर लाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं, बस अब मैं चलूँगी, दोनों बच्चे ऑफिस से आ चुके हैं, आज तो खाना उनके लिए मैं खुद बनाना है। कब तक आप लोग भेजते रहेंगे, बहुत ही बुरा लगता है। अंकल कहने लगे, नहीं बुरा क्यों लगता है, अरे मेरी बेटी मीरब बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, प्लीज़ बैठे ना, टेंशन मत ले। मैंने कहा, क्या करूं भाई साहब, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ और अब तो शुगर भी हो गई है, इसलिए घर के काम पहाड़ी की तरह लगते हैं। मैंने दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि अगर खाने की जिम्मेदारी वे परी लड़की जिसका नाम मीरब था वे ले ले तो कितना ही अच्छा होगा। अब ऑफिस से आकर खाना पकाए। अंकल कहने लगे, आप फिक्र ना करें, आज के बाद आपका और आपके दोनों भतीजों का खाना नीचे से ही जाएगा। आपकी भला ये उम्र थोड़ी है कि आप खाना पकाकर अपनी ज़िंदगी को रोग बनाए। मैं तो हैरान हूँ, क्या अपने आप भतीजे के खातिर अभी तक शादी नहीं की? मैंने कहा, जी हाँ, बस मैं नहीं चाहती कि मैं शादी करूँ और मेरे भतीजे यतीम वाली ज़िंदगी गुजारे। खैर अब तो उम्र गुजर गई, अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अंकल कहने लगे, अरे नहीं नहीं, आप तो अभी भी जवान लगती है, लगता ही नहीं कि आप जवान भतीजों की बुआ है। मैं तो आपको उनकी बड़ी बहन समझ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। शराफत साहब की नज़रें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। मेरा दिल खौफ के मारे धड़क रहा था। पता नहीं किन किन नज़रों से देख रहे थे वो मुझे। सचमुच मुझे अपने वजूद पर चींटियों से रेंगती हुई महसूस हुई थी। कुछ देर ही बाद मैं नीचे बैठने के बाद मैं खाने की ट्रे लेकर ऊपर आया था और वहीं इस वक्त से लॉन्च के चक्कर पर चक्कर काट रहा था। मेरे हाथ में खाना देखकर उसने ट्रे पकड़ी और कहने लगा, यश ये जो तुम कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि चुपचाप खाना खाओ और मेरी जान मत खाओ। शुक्र करो कि खाने की जिम्मेदारी भी सर से उतरी है। वे कहने लगा कि क्या मतलब? मैंने कहा, कल से हमारा खाना नाश्ता सब नीचे से आएगा। वह जो शराफत साहब है ना, वे कह रहे हैं कि आप खाने की टेंशन मत लिया करें। मैं ये कहते हुए रोटी का निवाला तोड़ा और खाने लगा, लेकिन यश मुझे गौर से देखने लगा। मैंने कहा, अब क्या शक्ल देख रहे हो, खाना खाओ। कहने लगा, मुझे दाल में कुछ काला सा लग रहा है। मैंने कहा, यार क्या हो गया, कुछ नहीं है, पीली दाल में काला काला क्या हो सकता है? मैंने कहा, दाल का एक निवाला लेते हुए कहा। वे कहने लगा, ये नहीं कह रहा कमबख्त में एक नंबर का कंजूस है, बगैर मतलब के और मकसद के किसी को कुछ नहीं देता, एक धेला भी नहीं देता। मैंने बहुत ही मेहनत की थी कि ऊपर बस तू ही तो है, 2 ही तो कमरे हैं, छोटा सा लॉन्च है, बाकी तो पूरी छत खाली है और हम वहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं करते। वे भी यही इस्तेमाल करेगा, किराया कुछ कम कर दे। तो उसने साफ इनकार कर दिया था। ये जो मेहरबानियाँ कर रहा है ना, यकीनन ये रिया पर हो रही है और यही वजह है कि वो कर रहा है। मैंने कहा, क्या पागल हो गए हो? इस उम्र में जवान बेटे का बाप होते हुए वे ऐसी हरकतें क्यों करेगा? आराम से खाना खाओ। दिल तो मेरा भी ऐसा ही कह रहा था, क्योंकि कमीन की नज़रें मुझ पर अपने वजूद पर किसी अजीब तरह महसूस हुई थी। पहली बार औरतों का दुख मैं मर्द होते हुए महसूस कर रहा था। बहरहाल खाना खाने के बाद हम लोग सो चुके थे। अगले रोज़ जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकलने लगा, वे लड़की भी चादर लपेट कर बाहर आई थी, अपने कंधे पर पर्स लटकाए हुई थी। मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हो मीरब? तो कहने लगी, जी हाँ, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी थी और आज मुझे स्कूल जाना है। मैंने कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वे कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊँगी।
मैंने कहा फिर भी मैं छोड़ देता हूँ। तो वो कहने लगी नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, और वैसे भी मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं है कि मैं किसी अजनबी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाऊँ। वे गुस्से के बहुत तेज़ है। मैंने कहा चलिए जैसा आपकी मर्ज़ी। मैं किसी न किसी तरह से उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वे मुझे देखती तक नहीं थी। बुआ के रूप में उसकी काफ़ी दोस्ती होने लगी थी। अक्सर शाम को वे छत पर आ जाती थी। जैसे ही मैं ऑफिस से आता फटाफट से बुआ का रूप अपना कर छत पर चला जाता था। उसके साथ बातें करते हुए ये सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था। लेकिन एक दिन तेज़ तूफ़ानी बारिश होने लगी थी। तो उस दिन उसने कपड़े धोकर रस्सी पर लटकाए हुए थे। जैसे ही बारिश तेज शुरू हुई, यश तो जल्दी से कमरे में जाकर घुस गया। क्योंकि सर्दियों की बारिश थी, वे कहने लगा आज तो रज़ाई से बाहर ही नहीं निकलेगा। लेकिन मैं चाय बनाने के लिए बाहर आया था, लेकिन मैं उसी औरत के लिबास में था। जब मैं खिड़की से देखा कि वे तेज़ हवा और बारिश में तेज़ी से कपड़े उतार रही है, मैंने सोचा मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं जानता था कि ये क़यामत मुझ पर इतनी महंगी पड़ेगी। मैं लॉन्च के दरवाज़ा खोल कर छत पर आ गया। कपड़े उतारने में मदद करने लगा, लेकिन फिसलन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे ही वे सीढ़ियाँ उतरने लगी तो फिसल कर गिर गई। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई थी। मैं तेज़ी से नीचे आया, कब तक अंकल भी नीचे आ चुके थे। वे रोए जा रही थी, उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। अंकल कहने लगे क्या हुआ है, कैसे चोट लग गई? तो वो कहने लगी कि फिसलन बहुत ज़्यादा थी। अंकल ने कपड़े सब उठा लिए और मीरब का हाथ अपने कंधे पर रखा, फिर उसके कमर पर हाथ रखा और उसे सहारा देकर नीचे ले आए। बेचारी एक टांग से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। जैसे ही पाँव ज़मीन पर घसीटती तो ठीक से करने लगती। मैं उसको कमरे में ले आया। बेचारी रोई जा रही थी, कहने लगी पापा मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा शराफत साहब आप मुझे कोई दर्द की दवा दे दे, मैं उसकी मालिश कर देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। वे भी बड़े परेशान थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे एक ट्यूब ला कर दी, जो कि उस लड़की के मैंने उसके पाँव पर लगानी थी, और लगानी शुरू कर दी। और वे रोई जा रही थी और उसका पाँव एक तरफ से नीला हो चुका था। वे गर्म पट्टी लेने चले गए, बार बार वे अपनी कमर भी पकड़ रही थी। मैंने कहा परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाओगी। मैं गर्म पट्टी ज़ोर से पाँव में बांध चुका था। जब शराफत साहब ने कहा कि रिया आप मीरब की कमर पर भी कोई दवा लगा दो, मुझे लगता है उसके वहाँ भी चोट आई है। उसकी माँ तो है नहीं, इसलिए अगर आपको सहमति ना हो तो ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं कोई खातून तो नहीं था, बेशक वे लोग मुझे एक औरत समझते थे, पर मैं था एक लड़का। और फिर लड़की मुझे बेहद पसंद थी। उसे इस तरह से बेहिजाब देखना मेरा दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। बार बार वे अपनी कमर पकड़ रही थी। शराफत साहब कमरे से बाहर जा चुके थे, कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर चुके थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। वे कहने लगी आंटी प्लीज़ मेरी कमर में बहुत दर्द है, आप यहाँ पर भी पेन किलर लगा दीजिए। मेरे तो सचमुच हाथों के तोते ही उड़ गए थे। हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। बेशक थोड़ी बहुत नज़र में मैं भी करता था, लेकिन एक लड़की को यूं पेन किलर लगाना, वे भी एक गैर महरम लड़के को, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं अभी भी उसके पाँव की तरफ ही बैठा हुआ था। वे कहने लगी आंटी प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उठकर उसके पीछे बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसकी कमीज़ को ज़रा सा ऊपर किया तो उसकी दूधिया रंगत मुझे पागल करने लगी थी। मैंने फ़ौरन से आँखें बंद कर ली। वे कहने लगी कमीज़ थोड़ा और ऊपर करिए। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी, और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे जज्बात बेकाबू से होने लगे थे। पता नहीं चला कि कब मैंने उस लड़की